हेलो फाइटर्स। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इंसाइट इनटू एडिटोरियल। ये 15 जून 2021 का एडिटोरियल है। लेकिन एडिटोरियल पे चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी सी हिम्मत मिलती है मुझे। चलिए खैर शुरू करते हैं। तो जो एडिटोरियल है उसका टॉपिक है IISc बैंगलोर ने क्या किया है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन में टॉप किया है। टॉप रिसर्चर्स की लिस्ट में ऐसा रिवील किया गया है QS वर्ल्ड रैंकिंग 2022 के द्वारा। तो पहले तो हम जानते हैं आखिर चैलेंजेस क्या होते हैं हायर एजुकेशन में और एकेडमिक रिसर्च में। चैलेंजेस होते हैं जैसे कि आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, इनएडुकेट होते ही है फाइनेंशियल सपोर्ट भी, जॉब मार्केट प्लेसमेंट, और लास्ट में क्वालिटी एंड असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस का, और साथ ही साथ इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च एंड इनोवेशन। अब हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है उसने रिवील किया है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है उसने वर्ल्ड की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी में अपना स्थान रखा हुआ है। ये जो रिपोर्ट है, जो भी चीज़ें जो रैंकिंग रिलीज़ करती है यूनिवर्सिटीज़ की 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे करती है, जिनमें कि सिटेशन पर फैकल्टी भी इंडिकेटर है एक। और ये इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है कि एक यूनिवर्सिटी कैसे अपने फैकल्टी साइज़ को एडजस्ट करती है। और इस पे जो हमारा IISc है उसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा है, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। अगर हम इस मेट्रिक की बात करें तो IISc ने जो ग्लोबल टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि इवन जो MIT भी है उसको भी बीट किया है इस स्पॉट पे आके। हालांकि ये सब जो इंस्टीट्यूशन है इन्होंने भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है इस पैरामीटर पे। अब जानते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। ये एक लीडिंग ग्लोबल करियर एंड एजुकेशन नेटवर्क है एम्बिशियस प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि आगे जाके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए चीज़ों को लेके जा रहे हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है एक तरह का एनुअल पब्लिकेशन होता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का, जिसमें कंप्राइज होता है ग्लोबल ओवरऑल और साथ ही साथ सब्जेक्ट रैंकिंग्स भी होती हैं। जो 6 पैरामीटर्स है और उनका वेटेज क्या है इवोल्यूशन में, ये भी देख लेते हैं। एकेडमिक रेपुटेशन आता है 40% का वेटेज रखता है। एम्प्लॉयर रेपुटेशन रखता है 10% का वेटेज। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 20% का वेटेज रखता है। सिटेशन पर फैकल्टी रखता है 20% का वेटेज। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो 5% और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो 5%। QS जो है वो डेवलप करता है और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करता है इन मैथड्स को, और मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव डेटा कलेक्शन, और साथ ही साथ एनालिसिस भी करता है कुछ हाईलाइट जो इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ को। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब स्टेटस क्या है हायर एजुकेशन का, हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम का हमारे इंडिया में। जो इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इशू भरा हुआ है, मतलब कुछ भी ढंग से नहीं है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से compete कर सके। जो इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको पुअर का नाम दिया गया है, स्ट्रक्चरली फ्लॉड है। जो ग्रोथ रेट है इंडिया के पिछले 2 डिकेड से उसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम से। अगर इंडिया को ग्रेटर ग्रोथ चाहिए तो उसको अपने यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, और जो बाकी के हायर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है उनसे उनको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और हायर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। सिंस जो हमारी कंट्री है उसको अपने इंटरेस्ट साथ ही साथ जो यंग रिसर्चर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना ही पड़ेगा। उनको आप स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो रिसर्च के लिए, और साथ ही साथ इंश्योर करो कि उनको परमानेंट अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा फैकल्टी मेंबर्स के लिए। IIT दिल्ली जो कि हमारे इंडिया की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो 193 रैंक से 185 पे आ गई। और वहीं जो हमारा IISc बैंगलोर है उसकी रैंकिंग थोड़ी सी गिर गई थी, जो कि 185 से 186 पहुंच गई।
अगर हम JNU की बात करें तो JNU जो है वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में अपनी जगह ला सका है, और ये जो बैंड है वो है 161 से लेकर 150th बैंड के बीच में JNU भी आ चुका है। अब देखते हैं आखिरकार लैकुनास क्या हैं। न्यू टीचिंग मेथड्स में कुछ लैक्स हैं, उनको भी देखते हैं। जो हमारा इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम है वो एक लेक्चर ड्रिवन मेथड को काफ़ी सालों से फॉलो करता चला आ रहा है। ये जो है वो एक तरह से इनफेक्टिव हो चुका है और सफिशिएंट नहीं है काफ़ी सारे एरियाज़ में। इनके अलावा भी जो टीचर्स की लर्निंग और डेवलपमेंट एरिया है वहाँ पे भी लैक होता है, और ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों में भी काम किया जाए। यहाँ पे किसी भी तरह की अप्रोच नहीं होती है, जैसे कि मेंटरिंग की, स्पॉट विजिटिंग की, या फिर प्रैक्टिकल एजुकेशनल टूर्स की, और साथ ही साथ ना ही कोई इन्वॉल्वमेंट होता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पीयर्स के साथ। फाइनली अगर जो टीचर्स का ट्रेनिंग करिकुलम है उसको भी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, कंटेंट, सब्जेक्ट और मेथडोलॉजी के साथ। टीचर्स को इनक्रेज करना चाहिए कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स को लेते रहें, जिससे कि उनको हेल्प मिलेगी और स्ट्रेंथ कर पाएंगे वो अपने टीचर की लर्निंग और डेवलपमेंट एरिया को। प्राइवेटाइजेशन एंड रेगुलेशन में देख लेते हैं। इंडिया हार्डली बेयरली करीब 5% यूज़ करता है अपने बजटरी एलोकेशन से एजुकेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। जितनी हमें नीड है उससे बहुत ज़्यादा कम है। इतने में तो हमें किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड नहीं कर सकते। करीब 65% जो UGC बजट होता है वो यूटिलाइज़ कर लिया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, और जब शेयर होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो एनरोलमेंट है काफ़ी ज़्यादा होता है। विड्रॉवल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब जो पब्लिक सेक्टर है उनका विड्रॉल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, जिससे कि वो एजुकेशन सिस्टम को एक फ्लरिशिंग बिजनेस में टर्न कर सकें। काफ़ी सारे टीचर्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में जो कि अंडर पेड हैं और ओवर वर्कड हैं। करीब 35% ऑफ प्रोफेसर्स की पोस्ट और 46% ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है, जितनी सैंसन है उनमें से भी सब खाली पड़ी हैं। इतनी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं कंट्री में पूरे। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो परसिस्ट करती हैं कि सेपरेशन होना चाहिए रिसर्च और टीचिंग एक्टिविटीज़ में। जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं एकेडमिया के लिए, उनको भी एक प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इंडियन हमारे R&D एक्सपेंडिचर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.62% है GDP का, वो एक तरह से बहुत ही लोवेस्ट है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में, जो कि अभी इंडिया में हो रहा है। अब देखते हैं, फोकस होना चाहिए लर्निंग आउटकम पे। ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं है जिससे कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट लाया जा सके, जैसे कि आपका इमोशनल कॉम्पिटेंसीज, लाइफ स्किल या फिर इन्फो सेवी स्किल एक्सेट्रा। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी बार लैक करते हैं एम्फेसिस फॉर पॉइंटिंग आउट लर्निंग आउटकम्स एंड देन कंटेंट टीचिंग। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने किसी तरह का इनिशिएटिव लिया ही नहीं कि वो कोलैबोरेट करें या फिर पार्टिसिपेट करें किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जिससे कि क्या हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके डिजिटल लर्निंग मेथड्स का या फिर टेक्नोलॉजीज़ का। शॉर्टेज भी है क्वालिटी फैकल्टीज़ की, जिससे कि एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है उनके ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे हायर एजुकेशन के, उसमें भी ये बहुत दिक्कत कर रहा है। अगर हम गवर्नमेंट रिपोर्ट की माने तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें नीड है, एक मैसिव नीड है हायर एजुकेशन को के एक्सपेंशन के लिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो भी डिज़र्विंग PhD कैंडिडेट्स हैं फैकल्टी पोजीशन के लिए, उनका भी लैक है। मतलब सीट्स तो खाली हैं ही हैं, लेकिन सीट्स इसलिए खाली चूँकि हमारे पास प्रॉपर कैंडिडेट्स नहीं हैं, और इसी वजह से ये एक शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है ऑलमोस्ट 54% फैकल्टी टैलेंट पूल का हायर एजुकेशन सिस्टम में। जैसे कि आपका डेफिशिएंसी जो है, इस तरह की जो डेफिशिएंसी है वो जाहिर सी बात है ग्रेटली प्रूव होगी, एक तरह का स्टम्बलिंग ब्लॉक, जो कि मेनली किसकी वजह से होगी, जो बुरे डिसीजन ले लिए जाते हैं पॉलिसी मेकर्स की वजह से, ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, या फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा। काफ़ी सारे जो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम है वो लैक करते हैं स्ट्रॉन्ग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और रिसर्च में भी। अब आते हैं फाइनली कंक्लूज़न की तरफ।
इस साल भी केवल 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ही ग्लोबल टॉप 200 में अपना नाम दर्ज करा सकी हैं। आईआईटी बैंगलोर, जो कि पिछले 4 सालों से इंडिया की नंबर 1 बनी हुई है। एजुकेशन सिस्टम जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब सिर्फ सेंट्रल स्टेट की कंसेंसस लेने के अलावा इनको बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि आपके इंस्टीट्यूशन, पब्लिक और एकेडमिशियंस आते हैं, इनकी भी कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। जो भी रोल है एक हायर एजुकेशन का, जिससे कि एक स्टूडेंट का फ्यूचर शेप हो सके, उस पर डिपेंड करता है। किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ट्रांसपेरेंट, प्रोग्रेसिव, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एजुकेशनल सिस्टम पे। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।